अब पढ़ते हैं ना कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन लंग वॉल्यूम, यानी लंग वॉल्यूम के ऊपर प्रेगनेंसी का क्या इफ़ेक्ट है। प्रेगनेंसी के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। पहले आप इस पिक्चर को देख लें, ये नॉर्मल डायफ्राम है और ये प्रेगनेंसी के अंदर जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो ये उसका डायफ्राम है, यानी उसकी लंग जो है वो ऊपर की तरफ थोड़े फाइब्रोस हो गए हैं। यहाँ पर लंग जो है वो नॉर्मल इन साइज है। तो जब भी डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेगनेंसी के अंदर टाइडल वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या ज़्यादा हो जाएंगे, इंस्पायर्ड रिजल्ट वॉल्यूम भी होगा, एक्सपायर्ड रिजल्ट वॉल्यूम ये भी ज़्यादा होगी। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि अंदर हवा कम अभी रह जाएगी, रिजल्ट वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। किस चीज़ की वजह से? ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसा है कि इसी पिक्चर में आपको दिखाया गया है। यानी लंग वॉल्यूम पर प्रेगनेंसी का क्या असर है। प्रेगनेंसी के अंदर टाइडल वॉल्यूम ये ज़्यादा होता है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, एक्सपायरेटरी रिजल्ट वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम वो क्या होता है, वो कम होता है। अब लंग की कैपेसिटी के ऊपर प्रेगनेंसी का क्या असर है, वो ये है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। पोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इधर स्पेस कम बच जाता है और वाइटल कैपेसिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं होती। तो दोबारा अपने साथ लिख लीजिए कि प्रेगनेंसी के अंदर टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंस्पायरेट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एक्सपायरेट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कम होता है। फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी ये कम हो जाते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाती है और वाइटल कैपेसिटी आर रिमेन अनचेंज्ड। तो ये एक छोटी सी बात थी, इधर आपने इसको अपने साथ लिख लेना है और याद करना है। अब एक खूबसूरत सा टॉपिक है, उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू की तरफ किस तरह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से हमारे लंग्स में कैसे आती है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब इधर आप देख लें कि केमिकली अब ये जो तमाम दोनों गैसेस है ये 3 टाइप्स में ट्रांसपोर्ट होती है। पहले क्या है, केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म, बाउंड फॉर्म एंड डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 92% केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 5% बाउंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और 3% डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 97% बाउंड फॉर्म में और 3% डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब ये जो डिसॉल्व्ड फॉर्म है, आप अगर दोनों में देख ले, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों में देख ले, ये 3% है। यही 3% इन दोनों गैसेस का पार्शल प्रेशर बना देता है। यही 3% पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बनाता है और पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। अगर किसी सवाल में कोई पूछ ले कि पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच dissolved form, in also oxygen partial pressure is made from dissolved form of 3%। अच्छा, यही dissolved form
पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये वीनस ब्लड के अंदर पीछे एक टेबल मैंने बनाई हुई है, उसमें भी आप देख लेंगे। लेकिन वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिसॉल्व्ड फॉर्म है वो क्या है, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बाउंड फॉर्म में 5% की जो पार्शियल प्रेशर आप वो किससे, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, जिसको कहते हैं कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन। और 92% हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिल जाती है, और कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से ये दोनों मिल जाते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बोनेट जो होते हैं। अच्छा, आप इसको ना इधर आप समझ ले, ये आपके के लिए आसान हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। अब इधर आप देख लेना कि ये क्या है, ये टिश्यू है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आई। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल गई, वाटर के साथ मिल गई किस चीज़ की मदद से, कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से। अब इसने बनाया H2CO3। यही H2CO3 आगे जाके दो चीज़ों में डिवाइड होगी, एक को कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में और दूसरा बाइकार्बोनेट में। अब इधर अगर आप देख ले तो इधर एक शटल बना हुआ है, इस शटल को कहते हैं क्लोरीन बाइकार्बोनेट शटल, जिससे क्लोरीन आरबीसी के अंदर आता है और बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है। जब भी कार्बोनेट बाहर निकल जाता है तो ये जाता है लंग्स के ऊपर, लंग्स में दोबारा ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, चेंज होता है तो वाटर उसी जगह पर रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से दोबारा निकल जाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब इधर एक बात मैं क्लिनिकल पॉइंट में आपको बता दूँ कि ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज है, कार्बनिक एक डायरेटिक्स है, उस डायरेटिक का नाम है, उस डायरेटिक का नाम है एसीटाजोलामाइड। ये न्यू कमर के लिए बात कर रहा हूँ, ओल्ड कमर तो इंशाल्लाह इस चीज़ से वाकिफ होगी कि ये जो कार्बनिक, अच्छा मेरे साथ ना वो पेन नहीं है इसलिए मैं अभी अपने हाथ पे लिख रहा हूँ, इसलिए वजह से थोड़ा गड़बड़ होता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जिसको एसीटाजोलामाइड वो इसको इनहिबिट करती है। जब भी कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ नहीं मिलेंगे, जब नहीं मिलेंगे तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर दोबारा इसी को फिर इधर कन्वर्ट नहीं करेगी तो फिर भी रेस्पिरेटरी से का। तो इन शॉर्ट एसीटाजोलामाइड एक ऐसी डायरेटिक्स है जो कार्बनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करती है और इसकी एडवर्स इफेक्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं इसके ऊपर, जितनी हवा हम इनहेल करते हैं उसी हवा के अंदर 79% नाइट्रोजन होता है, 21% उसमें ऑक्सीजन होता है और 0.03% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इधर देख लें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड कितनी है, 98 से लेकर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको कौन बनाता है, जिसको 3% ऑफ डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ, ये किस चीज़ में डिसॉल्व है, ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वेनस ब्लड, वेनस ब्लड के अंदर कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर्टेरियल ब्लड में कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वीनस ब्लड के अंदर कितना है, ये 44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आप इधर एक चीज़ याद रखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen in venous blood और partial pressure of carbon dioxide in arterial blood, ये दोनों क्या है, ये सेम है। और दोनों कितने हैं, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब 97% जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड शक्ल में होता है, और यही इसी बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब भी बॉडी के अंदर यही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, हेमोग्लोबिन बॉडी में ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और तो पॉलीसाइथीमिया के अंदर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, और एनीमिया में ये कम होगा। एनीमिया किसे कहते हैं, हेमोग्लोबिन जब कम हो जाए। 3% जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है इन ब्लड के ऊपर, और इसको हम क्या कहते हैं, डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। अच्छा जी, O2 content depend on two things. The first one is O2 capacity, dissolved form of the gas. It is from the partial pressure of the O2 capacity will increase by the hemoglobin. Dissolved form of O2 will increase by increase respiratory rate. बड़ी आसान सी बात है, पहले सारी मैंने बता दी। अच्छा जी, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। आप थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या है। ये जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन बन जाती है, इसको कहते हैं हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इधर हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन के अंदर अगर आप देख ले तो हम एक ही हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को उठाते हैं और इसको थोड़ा सा डिसोसिएट करते हैं कि इसके अंदर क्या है। हेमोग्लोबिन दो चीज़ों से बना है, हीम से और ग्लोबिन से। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम आपको 4 हीम मिल जाती है और 4 आपको ग्लोबिन मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं ये हीम के एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें तो आपको टेट्रापायरोल रिंग मिल जाता है। टेट्रापायरोल रिंग मिल जाता है और उसी में आपको क्या मिल जाता है, आयरन, जो फेरस की शक्ल में वहाँ पर होती है। और ग्लोबिन के अंदर अगर आप देख ले तो 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ठीक है, यही 2 अल्फा और 2 बीटा चेन इकट्ठे होके एडल्ट हेमोग्लोबिन बनाता है। यानी एडल्ट पीपल के अंदर हेमोग्लोबिन की एक मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स है, जिसमें से 2 अल्फा है और 2 बीटा है। और अगर 2 बीटा ग्लोबिन के साथ 2 अल्फा ग्लोबिन के साथ 2 बीटा ग्लोबिन के बजाय में 2 गैमा प्रोटीन मिल जाए तो इसको हम कहते हैं फीटल हेमोग्लोबिन, जो फीटस की बॉडी में होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी फीटस हेमोग्लोबिन का ज़्यादा होता है और एडल्ट का कम होता है बनिस्बत फीटस हेमोग्लोबिन की। ठीक है, अब इधर आप ये बात याद रखें कि ये जो आयरन है, ये जो फेरस फॉर्म है, ये क्या काम करता है, इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट। यानी ये जो टेट्रापायरोल की साइट्स पर जितनी भी ये आयरन लगी हुई है, यही आयरन हमारी ऑक्सीजन को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है। मतलब ये कि हेमोग्लोबिन के ऊपर जितनी ऑक्सीजन ऐड होगी वो आयरन के साथ मिलेगी। There are 4 oxygen binding site on 1 molecule of hemoglobin। ठीक है, अभी ये एक $1 मिलियन कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर ले। अब इसके ऊपर जो हेमोग्लोबिन के ऊपर जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में है, जिसके ऊपर 2+ आपको नज़र आते हैं। अगर यही फेरस फॉर्म विल कन्वर्ट इन फेरिक फॉर्म और आयरन के ऊपर 3+ आ जाए, इसको कहते हैं फेरिक फॉर्म। तो यही फेरिक फॉर्म अगर फिर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, इसी हालत को, इसी हेमोग्लोबिन, वो हेमोग्लोबिन जिसके ऊपर फेरस की बजाय फेरिक आ जाए, उसको हम कहते हैं मेथ हेमोग्लोबिनेमिया या मेथ हेमोग्लोबिन इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो फेरिक फॉर्म है फिर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं मिथ हेमोग्लोबिन। बहुत सारे ड्रग्स हैं मिथ हेमोग्लोबिनीमिया, हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। मगर इधर एक डिज़ीज़ दी गई है जिसका नाम है नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या है? ये एंटी इंजाइनल ड्रग है। एंटी इंजाइनल क्या है? ये वेज़ोडाइलेटर ड्रग है। यही वेज़ोडाइलेटर मिथ हेमोग्लोबिनीमिया का करते हैं। दूसरा नाइट्रेट है, एमाइल नाइट्रेट है। एमाइल नाइट्रेट मिथ हेमोग्लोबिन, मैंने कहा ना कि ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, मगर इतना याद रखें कि ये जो एमाइल नाइट्रेट है ये वेल वाटर के अंदर होता है। अगर किसी सिनेरियो में आपको बता दें कि एक छोटा बच्चा है, पला जगह से, गांव से आया है, उधर वो वेल के पानी पीते हैं और अब वो साइनोज है, ये है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एमाइल नाइट्रेट है और ये मिथ हेमोग्लोबिनीमिया है। और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा? इसके रिज़ल्ट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब एक बात और है, $1 मिलियन कंसेप्ट है। ये जो एमाइल नाइट्रेट है इससे हम एक और काम भी लेते हैं। ये हम साइनाइड पॉइजनिंग में देते हैं। साइनाइड का काम क्या है कि वो हेमोग्लोबिन से आके अटैच होता है। जब हम साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर किसी को एमाइल नाइट्रेट दे तो ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो आयरन है, यही आयरन लोड हो जाएंगे एमाइल नाइट्रेट से। जब एमाइल नाइट्रेट से लोड हो जाएंगे तो ये साइनाइड पॉइजनिंग के साथ इसका जो बाइंडिंग है वो कम हो जाएगा, तो इससे हम साइनाइड पॉइजनिंग को रोक सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रोटीन्स मौजूद है जिसके अंदर आयरन पाई जाती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, catalase, myoglobin. Myoglobin is a type of hemoglobin which present in our skeletal muscles and which have a more strong affinity of oxygen binding more than hemoglobin. ये हम इंशाल्लाह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। और एक है P450 एंजाइम, उसके अंदर भी आयरन है। अब आप इधर तवज्जो फरमाएं कि ये एक टेट्रापायरोल रिंग है, ये उसमें आयरन है। ठीक है। यही आयरन जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। ये जो फर्स्ट साइट है और ये जो फर्स्ट साइट है और ये लास्ट साइट है, इस साइट का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की जो कैपेसिटी है वो हाई है और इसका जो ऑक्सीजन के साथ कैपेसिटी है वो बाइंडिंग की कैपेसिटी है वो लो है। तो जब ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है तो हेमोग्लोबिन को बड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है कि अपने साथ ऑक्सीजन को इकट्ठा करे, बॉन्ड बनाए। तो हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है तो हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन 25% हो जाती है। ठीक है। जब फिर हेमोग्लोबिन के अंदर क्या है, यही मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को कहता है कि भाई है ऑक्सीजन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने ले लिया है, इसका इतना फ़ायदा है, तुम भी ले लो। तो ये जनाब भी ऑक्सीजन को लेता है। जब भी ऑक्सीजन को ये लेता है तो ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो 50% हो जाती है और पार्शियल प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। अब ये सेकंड साइड जो है वो थर्ड साइड को कहता है कि भाई तो भी ले, मैंने भी लिया, अच्छी चीज़ है। इधर ऑक्सीजन और आसानी के साथ ऐड होती है। 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन हो जाता है और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच जाता है। अब ये जो 4 साइट है ये इसको बताता है, ये इसको। ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की सैचुरेशन 100% हो जाती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है।
ठीक है। अब ये टेट्रापायरोल रिंग्स है। टेट्रापायरोल रिंग के एक साइड और दूसरी साइड पे आपको ग्लोबिन चेन मिल जाते हैं। ये है अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। तो इसका मतलब ये कि ये क्या है, ये HbA है। HbA क्या है, क्या होती है इसमें, ये हम और डिटेल में इंशाल्लाह हेमाटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन इधर इतना याद रखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन को इतना पहचानना बड़ी गनीमत की बात है। अच्छा जी, जब भी 60 मिलीमीटर आप मरकरी ऑक्सीजन जो है ये पहुंच जाता है तो ये नॉट बट डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज। अच्छा, ये सारी बातें मैंने पहले बताई हुई है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो ये कि साइट नंबर 3 ये इसको की बात कर रहा है। साइट नंबर 4 इसकी बात कर रहा है। दे हैव 200 times more affinity per carbon monoxide compared to ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो साइट 3 है, ये जो साइट 4 है, इसकी 200% ज़्यादा कोशिश यही है कि अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉन्ड करे। तो क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप ये इतनी याद रखें कि इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस, सेंसलेस, नॉन इरिटेबल गैस और सबसे मोहलिक चीज़ है। ठीक है ना। आप ने ये सिनेरियो, ये बातें ज़्यादा सुनी होगी कि भला आदमी और कि रात को 2 सो गए थे मरी में हीटर लगा के, सुबह जब उठे तो सारे मर गए थे। ये बड़े वाक़या मरी के अंदर आए थे ना उस कुछ साल पहले के ना, कि गाड़ियों में लोग बैठे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड के पौधने की वजह से सारे लोग मर गए। भला ये सर्दियों में वाक़या ज़्यादा होते हैं और ये एक ज़्यादातर ये इस लोगों का जो मौत होता है वो ग्रुपली होता है। अक्सर ख़ानदान के बहुत से लोग या दोस्त मर जाते हैं। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है टाइप फॉर्म में, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, यह जो आप देखें कि सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100% है, यही 100% नीचे आती है कितनी, 50% पे। कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड पॉइजनिंग पल्मोनरी पैथोलॉजी के सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत टॉपिक है। इसको आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के अंदर। अभी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इधर आप देखिए, इसको कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नॉर्मल ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है ये सिग्मॉइड शेप के अंदर है। अब सिग्मॉइड शेप से ये राइट साइड के ऊपर अगर हम इसको लाएंगे तो इसके ऊपर हमने कुछ वज़न डालना होगा, और अगर लेफ़्ट की तरफ हो गए तो थोड़ा सा वज़न को कम करना होगा। वो वज़न क्या है, वो है आयरन कंसंट्रेशन, आयरन कंसंट्रेशन, पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, 2-3 बाई पासफोग्लाइसरेट। इधर आप देख ले, अभी अगर यही कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाए तो कब शिफ्ट होगा, जब इंक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और जब भी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा होती है तो एसिडोसिस। लेफ़्ट साइड पर कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन कम होंगे, यानी अल्कलोसिस के अंदर ये लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा और एसिडोसिस के अंदर ये राइट शिफ्ट होगा। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। बोहर इफ़ेक्ट किसे कहते हैं, उसी ब्लड से, आरबीसी से, टिश्यू से जब आरबीसी के ऊपर ब्लड आती है, इसको हम बोहर इफ़ेक्ट, हेल्डन इफ़ेक्ट, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये
पार्शियल प्रेशर आप जब भी पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ऑक्सीजनेशन कब्राइट की तरफ जाएगा, कम होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो राइट साइड की तरफ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो लेफ़्ट की तरफ आएगा। 2,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट 2,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट क्या चीज़ है? ये जब बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब 2,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट कम होगा तो ये लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा। हम पढ़ते हैं कि ये 2,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट क्या चीज़ है। इधर आप देख लें 2,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट, इसको 2,3 BPG भी कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे in RBC in the individual living at high altitude and hilly area। आप लोगों को पता है कि हमारे RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसको जो ATP उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। उनको जो एनर्जी आती है वो एनर्जी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से आती है, और यही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को चलाने के लिए वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है 2,3 BPG। मगर ये हमारी बॉडी में नहीं है, ये उन लोगों की बॉडी में है जो हाई एल्टीट्यूड या हिली एरियाज़ में रहते हैं। इसका काम ये है कि ये साइड नंबर 3 और साइड नंबर 4 पर जाते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं। जब भी आप किसी गीले कपड़े को निचोड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है? इससे पानी निकलता है। तो ये टाइप 3 और टाइप 4 को निचोड़ देता है। जैसे ही इसको निचोड़ देता है उससे क्या आज़ाद होता है? इससे हीमोग्लोबिन आज़ाद होता है, और वही हीमोग्लोबिन टिश्यू को मिलता है। तो 3 और 4 ट्विस्ट होते हैं और ऑक्सीजन आज़ाद होता है, और वही ऑक्सीजन टिश्यू को ज़्यादा मिलता है। तो ये 2,3 BPG की बात हो गई। तो जब भी 2,3 BPG बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये राइट साइड के ऊपर जाएगा। अच्छा, जब भी 2,3 बायोफॉस्फोग्लाइसरेट कम होगा तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएगा। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगा तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएगा। जब भी इट विल टेक प्लेस सीन इन द टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल पर होगा, और इसके साथ क्या होगी? ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यहाँ पर उसकी एफिनिटी यानी उसकी बाइंडिंग कम होगी। जितनी इसकी बाइंडिंग कम होगी उतनी ऑक्सीजन क्या होगी? ज़्यादा रिलीज़ होगी ऑक्सीजन, तो बॉडी टिश्यू को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन हो गई और ये हेमोग्लोबिन हो गए, तो दोनों बड़े टाइटली मिल जाते हैं तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, और इसमें P50, अब इसके आगे पढ़ेंगे 50 क्या है चीज़ें, लेकिन आप इतना इधर याद रखें कि राइट वर्ड जब इस साइड पर आ जाती है तो यहाँ पर P50 ज़्यादा होता है, और जब लेफ़्ट साइड के ऊपर जाती है तो P50 कम हो जाता है। ठीक है, अब ये P50 क्या चीज़ है? ये P50 इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जिसके ऊपर हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन 50% पे आ जाती है। तो जब भी राइट के साथ होगा तो ये बढ़ जाएगा, और जब लेफ़्ट पे कर्व जाएगी तो ये कम हो जाएगा। आप कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पढ़ते हैं। अब अगर इस आप कर्व को आप देख ले तो ये नॉर्मल कर्व है जो सिग्मॉइड शेप में, और अब अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कर्व को देख ले तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर तोड़ जाती है और फिर स्ट्रेट हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइड 3 और 4 में इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये अटैच हो जाती है। जैसे अटैच हो जाती है तो P50 कम हो जाता है। P50 जब कम होता है तो 50% ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाती है, और इससे जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है टिश्यू तक वो क्या होती है? वो कम होती है। उससे एनाबॉलिक
ग्लाइकोलिसिस शुरू होता है, जिससे टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया पैदा होता है और जिससे लैक्टिक एसिडोसिस होता है और बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, जिससे कंपेंसेशन के लिए और प्रोसेस चलती है, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो हम रीनल सिस्टम के अंदर एसिड बेस बैलेंस के ऊपर में पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है खूबसूरत, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या है? आप सबसे पहले जाने कि वेंटिलेशन क्या है। लंग से जो हवा गुजरती है, वो हवा जो लंग से गुजरती है उसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, और वो ब्लड जो लंग से गुजरता है उसको परफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका लंग्स है, इस लंग से जो हवा इधर आती है और इधर गुजरती है इसको कहते हैं हम वेंटिलेशन। और जो ब्लड वेजल्स इधर आते हैं और ब्लड यहाँ से गुजरता है उसको कहते हैं हम परफ्यूजन। तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो को अब हम देखेंगे कि ये कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है। अब देखें, ये नॉर्मल है, वेंटिलेशन नॉर्मल है, परफ्यूजन नॉर्मल है। वेंटिलेशन परफ्यूजन नॉर्मल क्या है? 80% है। नॉर्मल कितनी है? 80% है। अगर एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, हवा की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ब्लड वेसल तो नॉर्मल है ना, ब्लड फ्लो तो नॉर्मल है, वेंटिलेशन कम है, तो यह वेंटिलेशन ज़ीरो हो जाएगी। परफ्यूजन कितना होगा? परफ्यूजन तो नॉर्मल होगा, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कम होगी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर जब ईयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वेंटिलेशन परफ्यूजन कम हो जाएगी। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, यानी ब्लड वेसल के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी पैथोलॉजी पैदा हो जाए जिससे ब्लड की जो रनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर क्या होगा? वेंटिलेशन तो अभी नॉर्मल है, हवा तो आती है, मगर यह मसला किधर है? ब्लड के ऊपर है। तो यहाँ पर वी क्यू परफ्यूजन रेशो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या है? वी क्यू रेशो ज़्यादा है, और एयर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ये डिक्रीज़ है। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।